हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम इंडियन जियोग्राफी जो भारत के जो भूगोल के बारे में हम पढ़ रहे थे, ये हमारा 6वें नंबर का पार्ट है। याद रखिए, इससे पहले मैं बता दूं 5 पार्ट इसके अपलोड हो चुकी है। जितना भी जो क्लासेस वगैरह हुए हैं पहले से लेकर 5 पार्ट तक इसके पहले से कवर कर लीजिए। आप शुरू से बने रहेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी आप यहाँ से कुछ बहुत कुछ सीख के जाएंगे। साथ ही साथ कहीं से भी पढ़िएगा, मेरे से चाहे कहीं भी से हो, आधा अधूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कहीं से भी पढ़िए, पूरा पढ़िएगा, शुरू से लास्ट तक बने, तब भी आप बहुत बहुत कुछ यहाँ पे सीख के जाएंगे। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जितना भी कंटेंट जो क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं, आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किए गए। लगभग 90% जो क्वेश्चन आपके लूसेंट से उठ के आती है, आपके एनसीईआरटी बेस होता है। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, पीएससी, आपम पुलिस कांस्टेबल, महिला पर्यवेक्षक, छात्रों, सभी आपके कंप्यूटर एग्जाम में जो सिलेबस भारत का भूगोल होता है, सब में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। और पिछले क्लासेस में पाँच पार्ट जो अपलोड हुए, इसमें 75 क्वेश्चन मैं पिछले क्लासेस में कवर कराया। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे 76 क्वेश्चन से। तो ब्लैक सोली, जो सॉइल है, जो ब्लैक मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? खादर मिट्टी को, बांगर मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को, या रेगुर मिट्टी को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को ही इसको ब्लैक सॉइल या इसको काली मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखिए, जो रेगुर मिट्टी है इसको ब्लैक मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी रेगुर मिट्टी कहा जाता है। याद रखिए, इस मिट्टी का जो निर्माण है, जो आपका जो ब्लैक सॉइल है, जो काली मिट्टी या इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसका निर्माण कैसा हुआ है? तो इस मिट्टी का निर्माण आपके जो ज्वालामुखी, जो जैसे ज्वालामुखी कहीं पे फटता है, देखे होंगे, सुने होंगे, तो ज्वालामुखी की जो फटने से वहाँ से आपका लावा निकलता है, लावा से ही आपका इस मिट्टी का निर्माण होता है। देखे होंगे, तो इस मिट्टी का जो रंग होता है एकदम काला होता है। तो इसी कारण है, ज्वालामुखी के लावा से ही फटने के कारण जो लावा निकलता है आपका, इसलिए इस मिट्टी का जो रंग आपका काला होता है। और इसको स्थानीय भाषा में इसको रेगुर मिट्टी, हम गांव अंचल वगैरह में देखें, जो हमारे ग्रामीण अंचल में इसको रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो स्थानीय भाषा में इसको रेगुर मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखिए, ये क्वेश्चन आपके 2018 के पेपर में, आपके ग्रुप डी में, रेलवे के ये पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा है। साथ ही साथ आपके एसएससी वगैरह में भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। अगर हम इस मिट्टी, जो ब्लैक सॉइल है, रेगुर मिट्टी है, अगर भारत में देखें तो ये आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका याद रख, सुनिएगा अच्छे से। आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ये सभी यहाँ पे जो स्टेट है, यहाँ पे सब पाई जाती है। और ख़ास करके जो मिट्टी में कौन सी खेती की जाती है, तो सबसे ज़्यादा पहले मैं अगर देखूँगा तो कपास की खेती सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में होती है। इसके उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में आपका कपास किया जाता है, कपास की खेती। इसके बाद जो फसल देखेंगे तो कपास, ज्वार, गेहूँ, अलसी, ये सब फसल आपकी काली मिट्टी में की जाती है, इसको याद रखिएगा। और अगर देखेंगे धातु कौन कौन से पाई जाते हैं, तो लोहा, मैग्नीज, ये सभी धातु जो आपके ब्लैक सॉइल से, इसका रेगुर मिट्टी से प्राप्त यहाँ से किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। जैसे एक बार में आपसे क्लियर नहीं हो पाता, इसको रिवाइज कीजिए, 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी एग्जाम में। पृथ्वी का कोर भी कहा जाता है। तो पृथ्वी का जो कोर किसको कहा जाता है? लिथोस्फीयर को, मेसोस्फीयर को, बेरिस्फीयर को, या सेंट्रोस्फीयर को? तो इसको जी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो बायोस्फीयर बोला जाता है इसको। तो पृथ्वी का कोर भी इसको कहा जाता है। इसको बायोस्फीयर को जैवमंडल बोलते हैं। इसको जैवमंडल बोला जाता है, जो कि जो हम देखेंगे, जैवमंडल जो कि पृथ्वी के उस परिवेश को यहाँ पे कहा जाता है, जो आपका जैवमंडल, जो बायोस्फीयर है, ये खासकर उस परिवेश को कहा जाता है, खासकर जहाँ पे हम जहाँ निवास करते हैं, जहाँ जीवन संभव है। तो पृथ्वी के धरातल जो होता है, पृथ्वी के धरातल से लेकर आपका जो बाह्यमंडल को, यहाँ पे इसको जैवमंडल कहा जाता है। तो इसको याद रखिए, इसको बहिर्मंडल या इसको जैवमंडल के नाम से इसको जाना, जहाँ पे जीवन संभव है उसको ही आपका बायोस्फीयर या इसको जैवमंडल के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिए, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो इसको ही पृथ्वी के कोर के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है? पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है जी? ओंकोलॉजी, लिथोलॉजी, ओरोलॉजी, या आपका अर्निथोलॉजी? तो आपका जो पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है?
तो ओरोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। तो ओरोलॉजी जो पर्वतों का अध्ययन, इसको 1 मिनट ना, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है। अरे तो पर्वतों का जो अध्ययन है आपका क्या कहलाता है, इसको ओरोलॉजी, जिसमें जो पर्वतों हम देखेंगे, पर्वत ते आपका अध्ययन एक तरह का किया जाता है। तो पर्वतों का अध्ययन को हम ओरोलॉजी कहते हैं। पर्वत के इसमें अध्ययन किया जाता है, खोज की जाती है, इसी को ही हम ओरोलॉजी बोला जाता है। लिथोलॉजी यहाँ पे दिया गया है, लिथोलॉजी। लिथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो इसमें जो बड़े बड़े चट्टान वगैरह होते हैं, तो लिथोलॉजी में आपका चट्टान का इसमें अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे ऑस्टियोलॉजी इसमें नहीं दिया, बाकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ऑस्टियोलॉजी, इसमें जो हमारे जो हड्डी होती है, तो इसमें अध्ययन हड्डियों का अध्ययन जो जीव विज्ञान की शाखा में देखेंगे, तो हड्डियों का जो अध्ययन क्या कहलाता है, इसको ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है, याद रखिएगा। ऑर्निथोलॉजी यहाँ पे दिया गया है, ऑर्निथोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जो पक्षी को इसमें अध्ययन किया जाता है। कई बार एग्जाम में पक्षी का पूछा गया है, तो आपका ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का इसमें अध्ययन किया जाता है, जिसको ही आपका ऑर्निथोलॉजी कहा, जीव विज्ञान के तहत। तो इसको याद रखिए। ओरोलॉजी तो ओरोलॉजी में आपका पहाड़ों का इसमें अध्ययन वगैरह, इसमें पर्वतों के अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये सभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक बार इसको रिवाइज कीजिए, जैसे एक बार में आपको समझ नहीं आता है, बाकी आपको एक बार में समझ आ जाए ऐसे थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, उत्तर एवं दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय, पश्चिम घाट, विंध्य पर्वत, या आपका डी है सतपुड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो उत्तर से आपका दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो आपका विंध्य पर्वत, याद रखिए। विंध्य पर्वत जो है आपका उत्तर से आपका दक्षिण भारत को, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो नीचे दक्षिणी जो भाग है, ये आपका, ये सभी जो उत्तर से लेकर दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली जो पर्वत जो श्रृंखला है, ये आपका विंध्य पर्वत है। जो कि आपके विंध्य पर्वत, ये आपका जो प्राचीन, ये आपका गोलाकार पर्वतों की एक पर्वतमाला इसको कहा जाते हैं। ये आपका गोलाकार होता है, और पर्वतों की एक जो पर्वतमाला होता है, जो प्राचीन समय में जो ये विभिन्न पर्वत स्थित है, तो प्राचीन जो गोलाकार पर्वतों की जो एक पर्वतमाला है, तो जो आपको उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है, जिसको ही आपका, जिसी विभाजन जो प्रक्रिया है, इसको क्या बोला जाता है, ये आपका इस पर्वत श्रृंखला को ही आपका विंध्य पर्वत कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगर इसकी ऊंचाई देखेंगे, तो विंध्य पर्वत जो इसकी जो श्रृंखला है, इसकी ऊंचाई देखें तो 1048 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इसको याद रखिए, जो उत्तर और दक्षिण भारत की जो बीच का विभाजन के आपका करता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मिट्टी के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। अगर इसको मैं आम भाषा में बताऊं, तो मिट्टी के अध्ययन किस में होता है, या मिट्टी के अध्ययन करने की जो प्रक्रिया है, उस विज्ञान भाषा में क्या बोला जाता है, पेडोलॉजी, पेडागाजी, इकोलॉजी, या पोमोलॉजी। तो मिट्टी का जो अध्ययन जीव विज्ञान में देखेंगे, तो मिट्टी के जो अध्ययन होता है, इसमें कौन से विज्ञान के अंतर्गत होता है, ये आपका पेडोलॉजी में होता है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें आपका मिट्टी का अध्ययन होता है। मिट्टी का अध्ययन जो विज्ञान की शाखा में, ये आपका पेडोलॉजी विज्ञान, या आपका मिट्टी का इसमें अध्ययन किया था। हाइड्रोलॉजी सुने होंगे। हाइड्रोलॉजी इसमें भूजल का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। और इकोलॉजी यहाँ पे दिया गया है। इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जो जितने भी जीव जंतु हैं, जीव और उनके जो वातावरण में कैसे कैसे इन लोग निवास करते हैं, इनको यहाँ पे कैसे कैसे सांस लेते हैं, इनका दिनचर्या कैसे निवास करते हैं, ये सभी जीवों को जो वातावरण के जो पारस्परिक जो संबंध होता है, ये इसको इकोलॉजी अध्ययन बोला जाता है जीव विज्ञान के शाखा में। यहाँ पे पोमोलॉजी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, एसएससी आपके सीजीएल में बहुत बार पूछा गया है। पोमोलॉजी में इसका अध्ययन आपके फलों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिए, एसएससी का फेवरेट है। तो फलों का अध्ययन आपका पोमोलॉजी कहलाता है, जिसमें जितने भी फल वगैरह का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सौरमंडल का सबसे जो गर्म ग्रह कौन सा है। सौरमंडल में देखेंगे तो सबसे जो गर्म ग्रह कौन सा है, बुध, शुक्र, मंगल, या बृहस्पति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। याद रखिए, जो शुक्र ग्रह ही को आपका सबसे चमकीला ग्रह इसको कहा जाता है, सबसे चमकदार ग्रह आपका शुक्र ग्रह है, इसको याद रखिएगा। तो सौरमंडल के सबसे गर्म जो ग्रह आपका शुक्र ग्रह ही। इसका गर्म होने का क्या कारण है, ये आपका वायुमंडल, जो शुक्र ग्रह इसमें जो वायुमंडल देखेंगे, तो आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के आपका जो
भरा होने के कारण यहाँ पे ये आपके खासकर इसमें, इसीलिए यहाँ पे इसको गर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड के आपका भरा होने के कारण। तो इसको याद रखिएगा। तो शुक्र ग्रह को आपका सबसे चमकीला ग्रह इसको कहा जाता है। इसको याद रखिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सौर मंडल या आपके गर्म सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो अगर सौर मंडल में देखें सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। सबसे ठंडा ग्रह पूछे तो आपको अरूण ग्रह लेना है, अरूण। याद रखिए। तो अरूण ग्रह सबसे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, तो इसको याद रखिएगा। और शुक्र ग्रह बताएंगे आपका सबसे चमकीला ग्रह है। और शुक्र जो ग्रह है आपका सूर्य से आपका दूसरे नंबर का ग्रह, याद रखिए। तो सूर्य से आपका सेकंड नंबर का शुक्र सेकंड नंबर का ग्रह है। और सूर्य का जो परिक्रमा है ये आपके कितने दिन में पूरा करता है, तो आपका 244 दिन में आपका ये आपका पूरा करता है। और सबसे चमकीला ग्रह इसको कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह, याद रखिए। सूर्य का सेकंड नंबर का ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर हो जाती है, जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? एपेलियन, पेरीहेलियम, अपोजी या आपका पेरेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि एपेलियन और आपका पेरीहेलियम ये आपका होता क्या है। तो ये जैसे आपका जो कोई ग्रह वगैरह, किसी ग्रह जो आपका जो कई अन्य जो पिंड होते हैं और सूर्य के बीच की जो सबसे बड़ी दूरी आपका पेरीहेलियम कहलाता है, याद रखिएगा। तो सूर्य के जो बीच की सबसे दूरी आपका पेरीहेलियम कहलाता है। तो आपका जो किसी ग्रह जैसे पिंड वगैरह है जो सूर्य के बीच की जो सबसे जैसे आपके सबसे ज़्यादा जो दूरी है इसको पेरीहेलियम बोला जाता है, याद रखिएगा। पेरीहेलियम सबसे दूर में है तो मतलब समझ जाइएगा पेरीहेलियम कहलाता है। और यहाँ पे पृथ्वी सर्वाधिक दूर हो जाती है तो इसको पेरीहेलियम बोला जाता है। और जैसे आपका सूर्य का निकटतम है तो इसको एपेलियन कहलाता है, या जैसे सूर्य से कम दूरी में है तो इसको हम क्या बोलोगे, तो इसको सूर्य से निकटतम की दूरी को हम एपीहेलियन, और सबसे ज़्यादा दूर है तो इसको पेरीहेलियन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी को, मंगल को, चंद्रमा को या आपका शुक्र ग्रह को। तो निम्नलिखित में से किसको जीवाश्म ग्रह के रूप में इसको जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा को ही इसको जीवाश्म ग्रह इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह इसको फॉसिल प्लेनेट भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो जीवाश्म ग्रह या फॉसिल प्लेनेट एक ही इंग्लिश में इसको फॉसिल प्लेनेट बोला जाता है। तो इसका मुख्य कारण अगर देखेंगे कि आपका जो चंद्रमा पर एक तो वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा में देखें तो इसका वायुमंडल ये आपकी स्थिति मतलब स्थित नहीं है, वायुमंडल नहीं है इसमें। साथ ही साथ वहाँ पे हवा पानी वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं है। और ना ही वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी आपका मौसम वगैरह नहीं है। तो इसलिए इसको जीवाश्म ग्रह के नाम से इसको जाना जाता है, चंद्रमा ग्रह को। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चंद्रमा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? चंद्रमा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड विज्ञान, खगोल विज्ञान, सेलोनोलॉजी या आपका ओलियोस्टोमोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलोनोलॉजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखिए चंद्रमा का जो वैज्ञानिक अध्ययन इसको क्या कहलाता है? तो ये आपका सेलोनोलॉजी कहलाता है। तो इसको याद रखिए चंद्रमा का जो अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही आपका सेलोनोलॉजी कहलाता है। जो कि चंद्रमा जो आपका देखेंगे तो चंद्रमा की जो इसकी जो चंद्रमा की जो औसत दूरी देखेंगे तो आपका लगभग 3,84,000 ये आपका किलोमीटर। याद रखिए हमारे पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है 3,84,000 इसके दूरी, आंशिक दूरी चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है। तो इसको याद रखिएगा। इसके तहत जो भारत के द्वारा मंगल मिशन भी इसके लिए तैयार कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से इसको जाना जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? शनि को, मंगल को, बुध को या शुक्र ग्रह को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। इसको मार्स प्लेनेट भी बोला जाता है इंग्लिश में, याद रखिएगा। तो मार्स प्लेनेट या मंगल, तो इसी ग्रह को लाल ग्रह के नाम से इसको जाना जाता है। और इसको क्यों इसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो सौर मंडल में देखें तो सूर्य से जो ये आपका 4th क्रम का ग्रह है। अगर सौर मंडल में देखें तो जो आपका जो मंगल जो ग्रह है आपका सूर्य से 4th नंबर का ग्रह है।
और इसका जो तल है, मंगल ग्रह का जो तलवा है, जो तल है, ये आपका लाल रक्ताभ होने के कारण ये आपका इसको लाल ग्रह के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको मार्स प्लेनेट या इसको लाल ग्रह के नाम से इसको। अगला क्वेश्चन है, इसको बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी किया गया है बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, अर्थात फोबोस और डीमोस? तो मंगल, शुक्र, नेपचर या शनि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो मंगल ग्रह के आपके दो उपग्रह जिसका नाम है, एक तो फेबोस, दूसरा आपका डेमोस। तो फेबोस और डेमोस जो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, तो इसको याद रखिएगा। और इसी ग्रह को जो आपको जो फोबोस और डेमोस हो, इस दोनों ग्रह को क्षुद्र ग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको एग्जाम में पूछे इस कौन से 2 ग्रह को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, तो आपको फोबोस और डेमोस, इनको 2 क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज किसने की थी? तो सन 1877 में। सन 1877 में जो वैज्ञानिक है असफ हाल, इसके जो खोज करता है असफ हाल करके, तो इन्होंने 1877 में इस 2 उपग्रह की यहाँ पे फोबोस और डीमोस के जो प्राकृतिक उपग्रह है, जो मंगल के जो उपग्रह है, इन्होंने खोज की थी 1870 में। तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका 7वें नंबर का, सूर्य से 7वें नंबर के जो सौरमंडल में देखें तो आपका 7वें नंबर का ग्रह है आपका। तो इसको याद रखिएगा, मंगल ग्रह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूरबीन के द्वारा खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है? दूरबीन के द्वारा खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, नेपचन, यूरेनस या शनि? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनस ही जो ग्रह जो दूरबीन के द्वारा इसको खोजा गया, जो कि पहला ग्रह है। याद रखिए, दूरबीन द्वारा खोजा गया पहला ग्रह आपका यूरेनस है, इसको याद रखिएगा। और इसकी खोज किसने की थी? इस ग्रह यूरेनस जो ग्रह है, इसकी खोज किसने की थी? इसको यूरेनस को अरूण ग्रह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इसको अरूण ग्रह बोला जाता है। और ये आपका 7वें क्रम का ग्रह है सौरमंडल में। और विलियम हर्शल एक वैज्ञानिक है। इन्होंने कौन से साल में? 13 मार्च 1781 में। 13 मार्च 1781 में इन्होंने इस नए ग्रह की खोज किया था इनके द्वारा, जो कि आपका पहला ग्रह है, जो कि दूरबीन के द्वारा इसको खोजा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी जो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? अगर देखेंगे तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन से? स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। ये 4 वायुमंडल के 4 भाग हैं। इसको बचपन से पढ़ते आए होंगे। तो इसी तरह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सा है? तो सबसे ऊपरी परत कौन सा है? तो इसको बाह्यमंडल बोला जाता है। और इंग्लिश में इसको एक्सोस्फियर बोला जाता है। तो इसको बाह्यमंडल भी लिख दिया हूँ। इसी इंग्लिश में एक्सोस्फियर बोला जाता है, इसको बाह्यमंडल बोला जाता है। इसको याद रखिएगा। जिसमें आपका जो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसमें आपका जितने भी परमाणु, सैटेलाइट, अंतरिक्ष, ये सभी आपका यहाँ पे इसको भेजा जाता है। जिसमें प्लान वगैरह सभी इस वायुमंडल में करते हैं। सैटेलाइट के लिए इसको भेजा जाता है यहाँ पे। और यहीं अगर देखेंगे निचली परत जो आपका वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है? तो आपका क्षोभ मंडल है, जो कि हम जो जहाँ पे निवास करते हैं, सभी जो कार्य जो हम करते हैं, तो सभी क्षोभ मंडल में। तो इसको ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। तो क्षोभ मंडल से आपके सीजीएल में क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन, सीजीएल की बात नहीं है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे निचली परत आपका क्षोभ मंडल, जो हमारे दिनचर्या के दिन हम उसी में करते हैं जीवन यापन, तो इसको ट्रोपोस्फियर इंग्लिश में बोला जाता है। तो 4 परत हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सूर्य ग्रहण कब होता है जी? जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में होता है, या पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, या जब चंद्रमा सूर्य जुड़ने वाली रेखा पर नहीं होता है और सूर्य और पृथ्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होकर देखेंगे तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण देखेंगे तो आपका जब आपका जो चंद्रमा होता है, और आपका जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के जब बीच में होता है, तो इसमें आपका चंद्रमा और आपका सूर्य, और बीच में कौन? जो आपका जो जैसे आपका पृथ्वी या आपका चंद्रमा और पृथ्वी, जब सूर्य जो है आपके बीच में होगा तभी आपका सूर्य ग्रहण आपका लगेगा। तो याद रखिएगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तभी आपका सूर्य ग्रहण लगता है। मतलब आपके कहने का मतलब है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ये आपका सूर्य हो गया और आपका पृथ्वी,
तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर जैसे चंद्रमा पड़ेगा तभी आपका सूर्य ग्रहण लगेगा। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी रिपीट किया गया है। तो आपका बीच में सूर्य आएगा तब समझ जाना सूर्य ग्रहण यहाँ पे लगेगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर देखे होंगे। तो एसएससी पीएससी में तो अक्सर इसको रिपीट किया जाता है। तो निम्नलिखित कौन से जो नदी है जिसमें आपका डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और ताप्ती नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ताप्ती जो नदी है जो आपका डेल्टा नहीं बनाती। इसके साथ और कौन कौन सी नदी है जो आपका डेल्टा नहीं बनाती, इसको एक बार रिवाइज कीजिए, जैसे एक बार में क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसके साथ आपका नर्मदा नदी हो गया, और आपका पेरियार नदी हो गई, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, पेरियार नदी, ये सभी जो है आपका जो तीनों नदियां हैं ये आपका डेल्टा नहीं बनाती है। अब कहने का मतलब ये जो वो आपका ताप्ती, नर्मदा नदी, पेरियार नदी जो आपके जो पश्चिम की दिशा ओर बहने वाले जितने भी नदियां हैं जो आपका डेल्टा नहीं बनाती हैं। याद रहे, पश्चिम की ओर जो बहने वाली जो नदियां हैं जो आपका डेल्टा नहीं बनाती हैं। ऐसा क्यों होता है या फिर खास कारण इसमें क्या होता है? तो आपका ये आपके जो दरार होने वाले जो घाटियों से आपको गुजरती है इसलिए, और साथ ही साथ इन नदियों में बहुत कम मात्रा में यहाँ पे सक्रिय दरारें होती हैं, और जिसके कारण यहाँ पे उनके जो तेज गति के होने के कारण यहाँ पे वे डेल्टा नहीं बना सकती। इसका मुख्य कारण तो आपके कौन कौन से नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा याद रखिएगा, पेरियार और ताप्ती नदी, ये तीनों आपका डेल्टा नदी नहीं बनाती है। तो ऑप्शन में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो ये तीनों में से जो ताप्ती, नर्मदा और पेरियार है, तीनों में से एक ऑप्शन रहेगा, तीनों नहीं रहेगा तो तीनों को रट लेना है, बाकी ऑप्शन में लगा देना है आपको। तो ये तीनों आपका डेल्टा नहीं बनाती है। तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, और अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।